नमस्कार दोस्तों। आज 23 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है हम उसे हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का। किसी एक में ही आस्था रखने वाला जो होता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो एक ही में आस्था रखता है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ अनन्य, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन और अनिकेत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो अनन्य होगा, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। शब्द दे रखे हैं धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। यानी कि धमाका में, लड़ाकू में, उड़ाक में और छिलका में कौन कौन से प्रत्यय यूज किए गए हैं। तो दोस्तों धमाका में आका होगा, आका। लड़ाकू में आकू होगा, उड़ाक में आक और छिलका में का, क्योंकि छिल प्लस का जोड़ के छिलका बनेगा। तो इस तरह से जो पहला वाला विकल्प है आका, आकू, आक और का, दूसरे वाला प्रश्न का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं। पहला है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। दूसरा है इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। तीसरा है वे चाहें भले ही क्यों ना आए पर तुम्हें आना होगा। चौथा है साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा वाला होगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, ये वाला। अगला प्रश्न है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। पहला है वर्षा और जनता। दूसरा है होश और लोग, बहुवचन में प्रयोग होते हैं सदैव। हस्ताक्षर जनता, ये भी बहुवचन में प्रयोग होती है। प्राण और बाल, ये भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, यानी वर्षा और जनता। दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और ये पहला भाग है, यानी यहीं से इन्होंने आत्मकथा लिखना शुरू की थी। उसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो प्रथम पुरस्कार विजेता था साहित्य अकादमी के लिए, वो माखनलाल चतुर्वेदी थे। इसका पहला ही जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला है देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश प्रेम का जो सही विच्छेद होता है वो देश के लिए प्रेम होता है, और देश के लिए प्रेम, और जो के लिए है वो तत्पुरुष समास का एक सिंबल या संकेत है। तो इस तरह से इसका 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला, तत्पुरुष। अगला है जुबान पर लगाम न होना, यानी एक तरह से हर समय बोलते रहना। तो इसका जो सही हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। यानी एक तो होता है आवश्यक रूप से बोलें जहाँ आवश्यकता हो, लेकिन जहाँ आवश्यकता ही ना है, नहीं है, वहाँ पर जब बोलेंगे तो कह देते हैं जुबान पर लगाम ना होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 8 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 9 से 13 तक हैं वो इस गद्यांश के आधार पर हैं। तो ये गद्यांश है शिक्षा को वैज्ञानिक एवं प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन की अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथों से निकलकर मनुष्य के हाथों में पहुँच गए, यानी कि विज्ञान के हाथों में पहुँच गए, और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो चलिए इसके जो उत्तर हैं वो हैं, पहला वाला विकल्प है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है। तो शंकालु क्यों है। पहला विकल्प है वह जो है
विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है इसलिए शंकालु है, या मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं रहा है इसलिए शंकालु है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है इसलिए ये भी नहीं होगा, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है इसलिए शंकालु है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला वाला, क्योंकि वह जो है विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। दूसरा है हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। पहला है जीवन का एकांकी विकास, दूसरा है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, तीसरा है जीवन का सर्वांगीण विकास और चौथा है गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको ऊपर देख लेते हैं हम। विज्ञान आधारित से क्या हुआ है, एकांकी बना दिया है, जीवन को भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित किया है, ठीक है, अप्रत्याशित गतिशीलता भी दे दी है, ठीक है, और एकांकी भी बना दिया है। तो इसका जो है विकल्प जीवन का एकांकी विकास ये भी हो सकता है, और गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, इसके दोनों ही उत्तर हो सकते हैं। अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, इसका हमारे हिसाब से जो उत्तर होगा वो जीवन का एकांकी विकास होगा। और वैसे इसका प्रश्न का उत्तर जो है डी भी हो सकता है। अब ये तो ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी ज़्यादा पता पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, दूसरा है भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, तीसरा है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, और चौथा है आपका मानव सभ्यता का विनाश करके। इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को हम विकसित कर लेंगे तो जो है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। जो आज का मानव का विकास हो रहा है उसे सर्वांगीण हम क्यों नहीं कह सकते। उसका सीधा सा उत्तर है जो कि गद्यांश में दिया है, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि जो है मानव चेतना में निर्वासित अब नहीं है। तो इसका पहला वाला जो विकल्प है ए, यही जो है सही हो जाएगा, ये वाला। अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प देखते हैं हम। नंबर 1 है क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, दूसरा है क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, तीसरा है क्षुद्रता भावनाओं का उन्नयन हो, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, और चौथा है उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्षुद्रता को जो है राष्ट्रीय क्षुद्रता न बनने दिया जाए तो जो है किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। नहीं वाला पूछा है। तो प्रभाव में प्र जो है उपसर्ग होता है, अपवाद में अप और पराजय में पर। ओढ़ना शब्द में कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रेम सागर के रचनाकार, लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, तीसरा उस्मान और चौथा सुंदर लाल। तो लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। इस तरह से पहला वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। तो पहली बात तो अनावर्त का मतलब होना चाहिए, अनावर्त का मतलब होता है चारों ओर से ढका हुआ होना। तो जो सही इसका उत्तर होगा जिसे दोहराया ना जा सके, यानी बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, बी इसका उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो क्षमा और घटना और रीति, यानी ऑप्शन बी और सी और डी, ये जो है सदैव एक वचन होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन क्षेत्र जो होता है वो सदैव पुल्लिंग होता है। तो प्रश्न 17 का विकल्प ए सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 18, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, जो है इस वाक्य में कौन सा काल है। तो वह आई तो, ये एक संभावना दिखाई जा रही कि आए तो दे देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और जहाँ संभावना होती है तो वहाँ संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है अशौच और अशौच
अशोच और असौच शब्द युग्म का सही विकल्प यानी उत्तर चुनिए। तो अशोच का मतलब होता है आपका बिना सोचे, और असौच का मतलब होता है गंदगी या मलिनता या अशुद्धि, और मलिनता या अशुद्धि या गंदगी दूसरे वाले विकल्प में है, यानी कि सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला है आग लगने पर ही कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसका है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी जब आग लगी तभी कुआं खोद रहे हैं पानी निकालने के लिए, ऐसे ही जब कोई संकट आया उसी समय बचाव का उपाय सोच रहे हैं, उससे पहले कुछ नहीं सोचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में शुद्ध रूप होगा भारत में अनेक जातियां हैं। दूसरा है भारत में अनेक जाति है। अनेक जाति, जहाँ अनेक आ गए वहाँ बहुवचन हो गया, तो जाति नहीं होगा, जातियाँ हो जाएगा, ये अशुद्ध होगा। अनेकों जातियाँ हैं, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, अनेकों की कोई ज़रूरत नहीं है, चौथे में भी अनेकों, तो पहला वाला विकल्प जो है इसका 21 का सही होगा। अगला है विस्मय बोधक चिन्ह है। तो विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है प्रश्न नंबर 22 का चौथा विकल्प जो है यानी कि डी, ये विस्मय बोधक है। प्रश्न 23 है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। 23 में अच्छा तुम घर जाओ, ये विशेषण नहीं हुआ, इसका विशेषण होता है जो विशेषता बताए। और तुमने अच्छा किया, ये भी नहीं, अच्छा किया और ये स्थान बहुत अच्छा है, ये जो है विशेषता बता रहा है स्थान की। यह स्थान अर्थात इस स्थान की विशेषता क्या है, अच्छा होना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प यानी कि सी। प्रश्न संख्या 24 है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन मिलते हैं, मिलने को हम संयुक्त कहेंगे, व्यंजन है तो व्यंजन होगा यानी संयुक्त व्यंजन, यानी कि प्रश्न संख्या 24 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। और प्रश्न 25 है अगम और आगम। तो 25 का उत्तर जो होगा अगम और आगम, अगम का दुर्लभ होता है मतलब, और आगम का होता है उत्पत्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला यानी कि 25 का ये वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा। तो मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त जो है आसन्न भूतकाल होगा, यानी पहला नहीं, प्रश्न संख्या 26 का दूसरा विकल्प यानी कि बी सही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का मतलब होता है वैसे तो इकट्ठा करना होता है या छोटा रूप, और छोटा का जो है पर्यायवाची संक्षिप्त होता है, तो दूसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक और अजगर लख एक और मृगराय विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। इसका मतलब है कोई राहगीर है, उसके एक तरफ अजगर सांप है और दूसरी तरफ मृगराय यानी कि शेर है, तो बीच में जो है वटोही यानी राहगीर मूर्छित होकर के गिर जाता है। तो ऐसे समय में ये यहाँ पर रस पूछा है, तो जब दोनों तरफ उसके परेशानी या संकट है तो यहाँ पर वो भय से गिर पड़ा है यानी भयानक रस हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भयानक रस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का नहीं है शब्द अलंकार। तो यमक श्लेष और अनुप्रास ये सभी जो है शब्द अलंकार होते हैं, जबकि रूपक जो है अर्थालंकार होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो गोविंद और रघुवीर और लंकेश ये जो है इसके नहीं है, बल्कि नरेंद्र जो है राजा का पर्यायवाची होता है। अगला है निम्नलिखित में से मूक शब्द का अनेकार्थक कौन सा नहीं है पूछा है 31 का। तो मूक होता है एकदम बिल्कुल शांत या गूंगा व्यक्ति, चुपचाप भी कह सकते हैं, विवश भी होता है। लेकिन पहला वाला जो विकल्प है देखने से लग रहा है कि शांत भी गूंगा में ही आता है, लेकिन शांत में और गूंगा में अंतर होता है। शांत जो है गूंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऐसे में जो पहला वाला विकल्प है शांत, ये जो है इसका अनेकार्थक नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो अपनों से क्या छुपाना ये नहीं, बल्कि ये मेरी पुस्तक है, ये भी नहीं होगा। निजवाचक ऑप्शन डी जो है आप भले तो जग भला, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 33 में
अमृत का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो सौम, क्षुधा और अमीय ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं, जबकि क्षीर जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऐसे में प्रश्न का जो सी ऑप्शन है क्षीर वो सही हो जाएगा। प्रश्न 34 है, कौन सा वर्ण दंते नहीं है? तो द, त और ध ये सभी दंते हैं, जबकि ट जो है दंते नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो वयोवृद्ध जो है एक विसर्ग संधि है और वय प्लस वृद्ध होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? प्रश्न संख्या 36। तो इसका जो नंद किशोर आचार्य हैं 2019 का साहित्य का पुरस्कार इन्हें मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए सुपाठ्य बोलते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया हिंदी वाला भाग।